हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसर ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक बलगत की चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और ये क्वेश्चंस बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो 2023 में एग्जाम में होने वाले हैं उसके लिए सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चनों का। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान क्या होता है? अगर रासायनिक बलगतकी में जो अभिक्रियाएं होती है तो उस अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए जो टेम्परेचर फैक्टर होता है यानी ताप गुणांक वो कितना होता है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग तापमान पर डिपेंड करेगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके वेग ताप पे डिपेंड करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो जब आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाओगे, तो उसके अभिक्रिया का जो वेग होंगे 2 से 3 गुना बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 2 से 3 गुना बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस के अनुसार क्या है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान कितना होता है। तो ये 2 से 3 गुने बढ़ेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी 2 और 3 के बीच में। 3 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, 2 और 3 के बीच में इसके ताप गुणांक होंगे। क्लियर है बातें? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी एक प्रोडक्ट बना रहा है C, उसके लिए दर क्या होगा? अगर आपके पास कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे आप कि ये अभिक्रिया शून्य कोटि की है? तो उस अभिक्रिया की जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसके घातांकों का योगफल 0 के बराबर आ जाए तो वो अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होंगी। तो इसके घातांक को देखो, A का घातांक कुछ नहीं, B का घातांक कुछ नहीं। यहाँ पे देखो, A का घातांक 0, B का घातांक 0, 0 प्लस 0 यानी 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, यानी इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 0 प्लस 0 बराबर 0 ही आएगा। तो ये अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की। क्लियर है बातें? तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जब अभिकारक के घातांक को आप ऐड करोगे तो उसका योगफल एडिशन 0 के बराबर आएगा, तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है बातें? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होती है? तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K का मान होता है A माइनस A बटा T। क्लियर? A माइनस A बटा T, जहां पे A क्या है? सांद्रता। सांद्रता बराबर होता है मोलरता, और मोलरता का मात्रक होता है मोल बटे लीटर, और इसके साथ क्या है? टाइम। लीटर नीचे आ जाएगा, है ना? ये हो जाएंगे मोल बटे लीटर इंटू टाइम। तो ये जब ऊपर लाओगे तो मोल लीटर माइनस 1 टाइम माइनस 1, और टाइम किस में होता है? सेकेंड में होता है ना। तो मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। तो राइट आंसर इज द मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? अगर अभिकारक के अणु है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक के जो अणु होंगे उस अणुओं को उत्पाद बनना है। अभिकारक से क्या बनना है? उत्पाद बनना है। तो अभिकारक से उत्पाद बनने में जो आवश्यक ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी उस ऊर्जा को आप क्या बोलोगे? संकीर्ण ऊर्जा बोलोगे। क्लियर है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक शामिल होंगे उस अभिकारक के अणु को उत्पाद बनना है, तो उत्पाद बनाने के लिए जो आप उसमें एनर्जी डालोगे, जो ऊर्जा डालोगे, वही ऊर्जा क्या कहलाएगा? संकीर्ण ऊर्जा कहलाएगा। यानी अभिक्रिया होने के लिए जो एनर्जी आप डालोगे उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर इसका बी नंबर। क्लियर है? 4 का बी। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन में। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का मान होता है 0.693 अपॉन के। आप हमेशा इसको याद रखना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयु का मान होता है 0.693 अपॉन के, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? उत्प्रेरक का काम है कि रासायनिक अभिक्रिया दर को कंप्लीट करवाना। तो किस प्रकार से कंप्लीट करवाता है? उसके दर को बढ़ा के या फिर घटा के। तो उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, लेकिन कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करना। उत्प्रेरक का काम है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेना। तो परिवर्तित करने का मतलब है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है और उसकी दर को घटा भी देता है। दोनों काम करता है उत्प्रेरक। जैसी अभिक्रिया की जरूरत पड़ेगी, अगर उसके दर को बढ़ाने की बात होगी तो बढ़ाएगा, घटाने की बात होगी तो घटाएगा। अगर अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है तो और या फिर घटाना है, तो जैसे आप यूज करना चाहो, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, तो उस प्रकार के उत्प्रेरक का आप इस्तेमाल करोगे।
तो उत्प्रेरक का दोनों काम है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो राइट आंसर इज द सी नंबर, बढ़ाता है एवं घटाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया आपके पास है N2 + 3H2, ये मिलके बन गया 2NH3। तो इस अभिक्रिया के लिए निम्न में कौन सा सत्य होगा। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे दर हैं। अब इस दर को आप किस प्रकार से लिखोगे ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपके पास रासायनिक अभिक्रिया है N2 + 3H2 और ये मिलके बन गया 2NH3। क्लियर है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख लो कि इस साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक और इस साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। तो आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता कम होगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। अब अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो उसको माइनस लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो उसको अपन प्लस लिखेंगे। अब यहां से लिखेंगे कैसे, ये देखो, नाइट्रोजन जब ये रासायनिक अभिक्रिया N2 + 3H2 अमोनिया अगर बनाएगा तो ये कुछ टाइम के साथ बनाएगा। जब ये N2 और 3H2 आपस में रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनाएगा, 2NH3 बनाएगा। तो ये अमोनिया बनने में कुछ टाइम लगेगा, मतलब टाइम के साथ बनाएगा, समय के साथ बनाएगा। तो अभिक्रिया की दर होती है कि सांद्रता में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगी समय के साथ, इसकी भी सांद्रता में परिवर्तन होगी समय के साथ। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो ये N2 है तो dN2/dt। क्लियर, यानी टाइम के साथ इसकी जो N2 है, N2 की सांद्रता D का मतलब है चेंज होना, डिफरेंशिएट होना, चेंज हो रहा है, इक्वल टू जो गुणांक होता है ना अभिकारक की तरफ जो गुणांक होता है उसको अपन डिवाइड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिवाइड में। गुणांक है 3 तो इसको अपन डिवाइड में 1/3 और H2 को क्या लिखेंगे, DH2/3। क्लियर है, DH2/3। उसके बाद इक्वल टू ये 2 है गुणांक तो इसको लिख देंगे अपन हाफ, ठीक है। और NH3 को क्या लिखेंगे, DNH3/dt। क्लियर है। और जो उत्पाद होते हैं वो चीजें हो जाती है प्लस में और जो अभिकारक होता है वो चीजें हो जाता है माइनस में, ये भी माइनस में। तो -dN2/dt -1/3 DH2/3 dt और ये इक्वल टू 2 है जो ये हो जाएगा प्लस DNH3/dt। तो सही आंसर कौन सा होगा देख लो, -dN2/dt इक्वल टू -1/3 DH2/dt इक्वल टू जो 2 है प्रोडक्ट होंगे प्लस में होंगे प्लस हाफ DNH3/dt। तो ये राइट आंसर इज द ए। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे, लिखना सीखो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशंस में आते हैं सवाल ऑब्जेक्टिव में। अब आ जाओ अगले सवाल पे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर होता है 2.303/t log a/a-x। क्लियर। तो इसके स्थिरांक की इकाई क्या होगी वेग स्थिरांक का। तो ये देखो कैसे आप निकालना चाहोगे। तो 2.303 ये तो नंबरिंग वैल्यू है, नंबरिंग वैल्यू का कोई मात्रक नहीं होता, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। टाइम नीचे में है, अगर ये ऊपर जाएगा सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा सेकेंड -1 लॉग का कोई वैल्यू नहीं इकाई में। a मतलब सांद्रता, a-x मतलब भी सांद्रता। तो सांद्रता की इकाई और नीचे भी सांद्रता की इकाई, दोनों की इकाई कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, सेकेंड -1। तो राइट आंसर इज द ए नंबर, सेकेंड -1। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन शून्य कोटि अभिक्रिया को दिखलाता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है समय के साथ अगर परिवर्तन करो तो ये हो जाता है a-a/t। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये t और a का जो रेशियो होगा, अगर ये t को इधर ला दो बराबर k होता है। क्लियर, k बराबर a-a/t। t को इधर ला दो, k को इधर ला दो, तो यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा t। तो टाइम और a, ये t और a का रिलेशन क्या है, देखो a माइनस में है, t प्लस में है। अगर t बढ़ेगा तो a का ऋणात्मक वैल्यू और बढ़ेंगे तो a और कम होंगे, माइनस कम होंगे ना। t का वैल्यू पॉजिटिव तो a का वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव। क्लियर है, t का वैल्यू नेगेटिव तो a का वैल्यू पॉजिटिव, तो एक दूसरे का उल्टा है, तो एक दूसरे का उल्टा वाला ग्राफ क्या होगा, सी नंबर। क्लियर, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। एक आपके पास बेग है k, a पे पावर 2, b पे पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, b पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसके लिए कोटि क्या होगी, तो ये अभिकारक की सांद्रता के जो घातांक होंगे उसको ऐड कर दो, वही अभिक्रिया की कोटि होगी। तो a की सांद्रता जो एक सांद्रता है, a सांद्रता है उसका घातांक 2 है और b सांद्रता का घातांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो 2 1 3, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 3। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल में H2 + Cl2 घोले हो
जल में हाइड्रोजन और क्लोरीन को डाल दो, अभिक्रिया करवा दो। पर्जेंसी किसकी होनी चाहिए? सनलाइट की, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, तब 2HCl बनेगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? शून्य। इसमें कंफ्यूज मत करना, बस एक छोटी सी बात याद रखना कि जहां पे सनलाइट हो जाए तो वहां पे अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाती है। बस जहां पे सनलाइट की प्रेजेंसी में अभिक्रिया कराओगे तो वो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आपको ये बात याद रखना, ये एग्जामिनेशंस में इस तरह से सवाल आपको उलझाएंगे ऑप्शन देख के, यानी कि 1 + 2 कर देना, गलत हो जाएंगे। क्लियर है? सनलाइट को देखते हुए अभिक्रिया की कोटि क्या करोगे? शून्य करोगे। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 12 का आ रहा है कि आपके पास एक अभिक्रिया दे रखा CH3COO-C2H5, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को जब पानी में घोले हो अम्लीय माध्यम में तो ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड बना और साथ में इथाइल अल्कोहल बना। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि होगी? तो ध्यान देना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया की कोटि है। कैसे विशेष प्रकार की? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो घटक दे रखेंगे, एक घटक ये, दूसरा घटक ये, अगर इस दोनों घटकों में से एक की सांद्रता शून्य होगी तो उस प्रकार की अभिक्रिया को बोलोगे आप छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। कैसे? देखो, यह है जल की अगर बात करो तो जल होता है बहुत ही ज्यादा पतला, यानी जल में किसी भी चीजों का, किसी भी विलय की मात्रा घुली हुई नहीं होती है, यानी जल की सांद्रता बहुत ही ज्यादा कम होती है। इतनी ज्यादा कम सांद्रता होती है कि उसको अपन 0 के बराबर मानते हैं। तो जल की सांद्रता कितनी होगी? एकदम 0, लगभग 0 होगी, 0 के बराबर ही होगी। जल की सांद्रता 0 होगी और इस इथाइल एसीटेट की सांद्रता कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऐसे में दो घटक होंगे जहां पे आपको देखने में लगेगा एक कंपोनेंट इसका, एक कंपोनेंट इसका, यानी 2, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसे में आप गलत टिक करके आओगे। तो ऐसी सवाल की अगर बात हो जाए तो एक की सांद्रता 0 हो, दूसरे की सांद्रता 1 हो, तो ऐसे को बोलेंगे प्रथम कोटि तो बोलेंगे, लेकिन किस प्रकार की प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। क्लियर है बातें? इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी कर लो और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको इसके बाद हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभिक्रिया N2 + 3H2 मिलकर बन गया 2NH3 प्लस Q कैलोरीज, यानी इसमें इतना हीट आपका निकल रहा है तो ताप बढ़ने पर क्या होगा? यानी एक अभिक्रिया है N2 + 3H2 मिलकर बनाया अमोनिया, तो Q कैलोरी, यानी Q कैलोरी हीट वहां से रिलीज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताओ अभिक्रिया की दर में क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया के दर में वृद्धि होगी। जब दर में वृद्धि होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा उत्पाद NH3, इसके भी दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो राइट आंसर इज द ए नंबर। क्लियर है? NH3 का उत्पादन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला सवाल आ जाओ। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता को 80% पूर्ण होने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है 2.30/3/T log A/A-x। बोलो होता है। चलो, यानी सांद्रता को 80% खत्म होने में, यानी पूर्ण होने में, तो 100 में 80% पूर्ण होना है। 80% पूर्ण होना है कितना में? 100 में ना। तो यानी शुरुआत की सांद्रता 100 है, 80% पूर्ण हो गया तो बाद की सांद्रता कितनी बची? 20% बचा। अब यहां से ध्यान से देखो कि मान लो कि प्रारंभिक सांद्रता A बराबर है 100%, तो 80% पूर्ण हो गया, यानी x बराबर हुआ 80%। तो A - x बराबर क्या हो जाएगा? 100 - 80 बराबर 20%। क्लियर है? तो A बराबर 100, A - x बराबर 20। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, K = 2.303 अपॉन, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इसको? 10 सेकंड का लग रहा है ना, 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 2.303 अपॉन T यानी 10 लॉग A का वैल्यू 100 और A - x का वैल्यू कितना? 20। ये कट गया 20 से, 20 × 100, तो K बराबर क्या आ गया? 2.303 अपॉन 10 और ये आ गया log 5। तो ये आपके आंसर निकल गए। यानी 80% पूर्ण होने में कितना लगा? आपके ऑप्शन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, बस log की वैल्यू दे रखी 2.303 अपॉन 10 log 5, 2.303 अपॉन 10 इंटू log 5। ये आपका राइट आंसर सी नंबर। तो नॉमरिकल वगैरह इस तरह से आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप कर सकते हो। ऐसा नॉमरिकल आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो 2 नंबर में भी इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप वेरी इजीली कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये आप पिछले वीडियो में, सॉरी हाँ, इस वीडियो का लिंक आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा और इसके पहले जो इसी चैप्टर का 2 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हमने करवाया था उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।